हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग भाई करने वाले कैलेंडर की 6वें नंबर की क्लास। पीछे हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने अभी तक वो भी क्लास नहीं देखी वो सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, वहां पे आपको वो सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो आप वहां से वो सारी क्लास कर सकते हैं। ठीक है भाई, और इन सभी क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, जिससे आपको वीडियो लगातार यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारे हो चुके थे कल की क्लास में। ठीक है, इस क्वेश्चन पे हमें कुछ दिक्कत आ रही थी, है ना, इसलिए हम लोगों ने बोला था कि भाई इसको कल करेंगे, लेकिन आंसर तो इसका 5 बार ही आएगा। और जो सोल्यूशन कल बताया गया था, जो योग हमारे पास 17 आया था और रिमाइंडर हमारे पास 3 बचा था, वो हमारा बिल्कुल सही था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, वो हमारा सही है। तो जो कल इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया गया था वो एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जरा कि भाई क्या है, इसमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा क्लियर कि इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भाई कौन है जो अंतिम दिन नहीं हो सकता है। इसके पीछे हमें पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। शताब्दी के पहले दिन और आखिरी दिन वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको हम समझते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं ना, इनको आप जरूर रिवाइज करिएगा, इनका शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, बहुत आराम रहेगा रिवीजन करने में। देखो भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 100 सालों में कितने विषम दिन होंगे, ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि 100 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे, कुल कितने विषम दिन होंगे, तो आप कैसे निकालोगे जरा बताओ। आपको विषम दिन निकालना बताया गया है, तो आप कैसे निकालोगे। यहाँ पे 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे ये नहीं पूछा है, यहाँ पे बोला है कि 100 सालों में कितने विषम दिन होंगे, कितने ऑड डेज होंगे, आपको ये बताना है। तो आप जल्दी से बताएंगे कि भाई 100 सालों में कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है, बताइए भाई 100 सालों में कितने विषम दिन होंगे। तो देखो आपको पता है कि भाई हम क्या करते हैं कि ईयर्स के ऑड डेज हम कैसे काउंट करते हैं। ईयर्स के ऑड डेज हम काउंट करते हैं ईयर्स प्लस लीप ईयर्स। बात समझ में आई। ये 100 साल है, ईयर्स, लीप ईयर कितने आते हैं भाई, 100 साल में 24 लीप ईयर आते हैं, आपको बताया गया है। तो 100 प्लस 24 होगा आपके पास 124। 124 में जब आप 7 का भाग देंगे, ठीक है, तो 7 एकम 7, और आपके पास कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 7 सते 49, यानी रिमाइंडर आपके पास बच गया 5, यानी विषम दिन आपको मिले 5। बात समझ गए। अगर इसी तरीके से बोल देता आपसे कि भाई 200 वर्षों में कितने और डेज, तो आप लिखते 200 प्लस 200 सालों में कितने लीप ईयर आते, 24 प्लस 24 48। कितने लीप ईयर आते, 48। इसको आप जोड़ते तो हो जाता आपके पास 248। 248 में आप 7 का भाग दोगे, आपके पास कितना बचेगा, 7 त्रिका 21 बचा 3। ठीक है, और आपके पास बचता 7 छंग 42। ठीक है, या 7, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर बचेगा 3। कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 7 त्रिका 21 बचा आपके 3, 7 पना 35 और 3। ठीक है, रिमाइंडर बचा आपके पास 3, यानी विषम दिन हमें मिल गए 3। ठीक है, अगर इसी तरीके आपसे बोल देता कि भाई 300 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो आप इन सभी को जोड़ते हैं कि भाई देखो, पहले 100 साल में 24 लीप ईयर, पहले 200 साल में 48 लीप ईयर, और पहले 300 साल में 72 लीप ईयर। ठीक है, अब आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 372, प्लस इसमें आप 7 का भाग दोगे, कितना रिमाइंडर बचेगा भाई, 7 पन्ना 35 बचा 2, 7 त्रिका 21, रिमाइंडर बचा आपके पास 1, यानी यहां से आपको विषम दिन मिला 1, और डेज मिला 1। ध्यान दे समझिएगा। अभी अगर आपसे बोला जाता कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो आप क्या करते, आप करते 400 प्लस 97, क्योंकि 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होते हैं। आप सभी को पता है, पिछली क्लास में बताया गया है।
497 में जब आप 7 का भाग दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास बचेगा यहाँ पे, ठीक है, 7 का भाग दोगे, 7 सते 49 बचा, और तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास रिमाइंडर 0। रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर बचेगा 0। तो आपको एक बात समझ में आई कि 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं? तो आप बोलोगे मेरे भाई कि 100 साल में विषम दिन होते हैं 5, 200 साल में विषम दिन होते हैं 3, 300 साल में विषम दिन होते हैं 1, और 400 साल में विषम दिन होते हैं 0। बात आप समझ गए? 400 साल में कितने विषम दिन होंगे? 400 साल में होंगे विषम दिन 0। ठीक है, अच्छा चलिए बात आपको समझ में आ गई। तो थोड़ी सी एक बात और समझते हैं कि भाई 100 साल में कितने विषम दिन, 200 साल में कितने, 300 साल में कितने, और 400 साल में कितने, और 500 साल में कितने विषम दिन होंगे, 600 साल में कितने होंगे, 700 में, 800 में, 900, 1000, 1200, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, पहले इतना समझते हैं। तो आप बोलोगे कि भाई अभी हमने पता किया है कि 100 साल में होते हैं 5 विषम दिन, ठीक है, इधर है ईयर और इधर है ऑड डेज, यानी कि विषम दिन, ठीक है, इधर है हमारा वर्ष और इधर है हमारा विषम दिन, ठीक है। तो भाई पहले 100 साल में 5 विषम दिन होंगे, 200 साल में कितने विषम दिन होंगे, 3 होंगे, 300 साल में 1 होगा, 400 साल में 0 होगा। इतना तो अभी हमने पीछे पता किया है कि 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में 0। ठीक है, बात आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा 500 साल में अगर बोलेगा तो हम क्या करेंगे कि हम पता करेंगे कि भाई 400 का मल्टीपल है ना, 400 का मल्टीपल। तो इसमें जब आप देखोगे तो 400 से कितना ज्यादा है, 100। 500 जो है वो 400 से कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है। और 100 में विषम दिन कितने होते हैं, 5। तो इसमें भी विषम दिन कितने आएंगे, 5। इसी तरीके से 600 को देखोगे तो 600 जो होगा, 600 जब 4 को 100 का मल्टीपल देखोगे तो 200 बच जाएगा। तो बचा यहाँ पे 200, और 200 का मतलब होता है ऑड डेज 3। 700 में देखोगे बचेगा आपके पास 300 एक्स्ट्रा, 300 का मतलब होता है ऑड डेज 1। और इस 800 को देखोगे, 800 जो हमारा 400 का मल्टीपल है और 400 में होता है 0। 900 का देखोगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, ठीक है, बचेगा हमारे पास फिर से 100। तो हमारे पास 100 का मतलब होता है 5। और देखो यहाँ पे, ठीक है, 1000 है, 1000 में कितना बच रहा है, 1000 में बचेगा 200, 200 का मतलब होता है 3। ठीक है, बताओ जरा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 1100 ले लेते हैं, जरा आपको समझाना है। 1100 और फिर 1200, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 1100 में देखोगे तो आपके पास कितना बचेगा मेरे भाई, आपके पास बचेगा यहाँ पे 400 का जब आप मल्टीपल करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 3 का मतलब होता है ऑड डेज 1। और 1200 जो है ये 400 का पूरा पूरा मल्टीपल है, पूरा पूरा डिवाइड होगा तो ऑड डेज आएगा 0। यानी कि आपने देखा कि यही ऑड डेज जो है ये बार बार चल रहे हैं। 5310, 5310 जो ऑड डेज है यही बार बार चल रहे हैं। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि भाई जो है ना, कैलेंडर हमारा जो बना वो 400 वर्षों तक ही बना। कैलेंडर जो हमारा बना वो कितने वर्षों तक बना, वो 400 वर्षों तक ही बना। उसके बाद क्या हुआ, फिर से वही ऑड डेज आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 5310, 5310। इसका मतलब हमारा 400 वर्षों के बाद फिर से वही कैलेंडर चलता है। क्या होता है, हमारा जो कैलेंडर होता है वो 400 वर्षों के लिए बना। उसके बाद कैलेंडर में जो दिन लिखे गए वो 400 वर्षों के हिसाब से ही लिखे गए। उसके बाद वो फिर से रिपीट होता है। जरा देखना ध्यान से, पहला दिन मंडे था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये 7 दिन हो गए, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, और ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये छठवां और ये सातवां। ये 7 दिन हो गए, इतनी बात आप समझते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने देखा कि भाई यहाँ पे ऑड डेज 5 बच रहा है, यहाँ पे ऑड डेज 3 बच रहा है, यहाँ पे ऑड डेज 1 हो रहा है। और ऑड डेज हमारा इन्हीं के हिसाब से ही होता है ना।
जो हमारे दिन होते हैं इन्हीं के हिसाब से ये ऑड डेज होता है। बात आप समझ रहे हो? तो देखो जरा, अब अगर आपसे पूछ लेता है यहाँ पे, जरा समझना, कैलेंडर हमारा 400 वर्षों तक ही लिखा गया, ये 100, 200, 300 और 400, ठीक है। 100 में ऑड डेज बचता है 5, 200 में ऑड डेज बचता है 3, 300 में ऑड डेज बचता है 1, 400 में ऑड डेज बचता है 0। बात आप समझ गए? अब देखो जरा, हमारे पास दिन होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और इस 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब होगा हमारे पास फ्राइडे। 5 का मतलब क्या होगा? 5 का मतलब होगा ये फ्राइडे। तो आपको पता है कि ये 5 है जो यहाँ पे, ये क्या होगा मेरे भाई? 5 जो होगा वो होगा फ्राइडे। बात आप इतनी सी समझ रहे हैं कि नहीं? 5 क्या होगा? 5 होगा आपके पास फ्राइडे। बताओ जरा, 5 क्या होगा मेरे भाई? 5 होगा आपके पास फ्राइडे। यानी कि ये देखो जरा, ये हमारे पास 100 है, ये पहली सेंचुरी है यानी कि पहली शताब्दी है। ये 200 है, ये दूसरी शताब्दी है। ये 300 है, ये तीसरी शताब्दी है। ये 400 है, ये चौथी शताब्दी है। इसके बाद जो हमारे पास 500 आएगा ना, इसमें भी विषम दिन बच रहा है 5। और आपको एक चीज अच्छे से बताई गई है कि जिन भी दो ईयर के बीच ऑड डेज सेम हो, ऑड डेज सेम हो या ऑड डेज 0 हो, तो वो क्या होता है? वो कैलेंडर एक दूसरे के बराबर होता है। तो देखो 500वीं जो सेंचुरी थी उसमें ऑड डेज पहली सेंचुरी के बराबर था। तो क्या हुआ? ये दोनों सेंचुरी आपस में बराबर है, यानी जो इस सेंचुरी का कैलेंडर होगा वही इसके बराबर होगा। बात समझ गए? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कैलेंडर में जो दिन लिखे गए वो 400 वर्षों के हिसाब से लिखे गए। उसके बाद वो सेंचुरी क्या होती है? रिपीट होती है। ठीक है। अब देखो जरा, देखो यहाँ पे 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है फ्राइडे। 5 का मतलब है फ्राइडे, ठीक है। 3 का मतलब क्या होगा? 3 का मतलब होगा वेडनेसडे, ठीक है। 1 का मतलब होगा मंडे। और 0 का मतलब क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं 0 या 7। 7 का मतलब होता है संडे, ठीक है। बात समझ गए? तो आपको एक बात यहां से ये समझ में आई कि जो पहली शताब्दी थी उसका आखिरी दिन क्या था? उसका आखिरी दिन था फ्राइडे। क्योंकि क्या हुआ कि भाई जो पहले 100 साल थे, पहले सेंचुरी थी, उसमें 1 से 7 तक यही दिन चलते रहे। 1 से 7 तक ये कई बार हमारे यही दिन चलते रहे। बात आप समझ रहे हो? फिर क्या हुआ? 5 दिन विषम बने, तो ये दिन तो हमारे चलते रहे, लेकिन जब लास्ट वाला चला तो वो आके यहाँ पे रुक गया, यानी उसका आखिरी दिन क्या था? फ्राइडे था। इसी तरीके से जो दूसरी सेंचुरी थी उसका जो लास्ट दिन था वो वेडनेसडे था। जो तीसरी सेंचुरी थी उसका लास्ट दिन क्या था? मंडे था। जो चौथी सेंचुरी थी उसका लास्ट दिन क्या था? संडे था। ठीक है। बात आप समझ गए? अब जरा बताओ हमें एक बात, कि अगर पहली सेंचुरी का लास्ट दिन फ्राइडे था तो दूसरी सेंचुरी का पहला दिन क्या रहा होगा? तो आप बोलोगे थर्सडे रहा होगा, ठीक है। नहीं, हाँ फ्राइडे था वहां पे, तो फ्राइडे के बाद क्या आएगा? सैटरडे। तो फ्राइडे शुक्रवार था लास्ट दिन, तो इसका पहला दिन होगा सैटरडे। क्या होगा? सैटरडे होगा। अब जरा बताओ, दूसरी सेंचुरी का लास्ट दिन बुधवार था, वेडनेसडे था, तो तीसरी सेंचुरी का पहला दिन क्या रहा होगा? थर्सडे। क्या रहा होगा? पहला दिन रहा होगा थर्सडे। अब तीसरी सेंचुरी का लास्ट दिन मंडे था, तो चौथी सेंचुरी का पहला दिन क्या रहा होगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे रहा होगा, ठीक है। अब जब चौथी सेंचुरी का लास्ट दिन संडे था, चौथी सेंचुरी का लास्ट दिन संडे था, तो पहली सेंचुरी का पहला दिन क्या रहा होगा? पहली सेंचुरी का पहला दिन रहा होगा मंडे। यानी कैलेंडर का पहला दिन क्या था? मंडे था। और हम लोगों ने यही माना था कि कैलेंडर का पहला दिन मंडे है, और ये हमारा यहाँ से प्रूफ भी हो गया कि कैलेंडर का पहला दिन क्या था? मंडे ही था। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? पहली सेंचुरी का लास्ट दिन फ्राइडे था, तो दूसरी सेंचुरी का पहला दिन सैटरडे था। दूसरी सेंचुरी का लास्ट दिन वेडनेसडे था, तो तीसरी सेंचुरी का पहला दिन थर्सडे था। तीसरी सेंचुरी का लास्ट दिन मंडे था, तो चौथी सेंचुरी का पहला दिन ट्यूसडे था, ठीक है। अब देखो जरा, आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि सेंचुरी के आखिरी दिन कौन से नहीं हो सकते? सेंचुरी के जो आखिरी दिन है ना, सेंचुरी के जो लास्ट दिन है वो क्या नहीं हो सकते?
TTS, यानी कि थर्सडे, ठीक है, यानी कि क्या नहीं हो सकता है, यहाँ पे थर्सडे नहीं हो सकता है, ट्यूसडे नहीं हो सकता और सैटरडे नहीं हो सकता। TTS का मतलब क्या है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो किसी भी शताब्दी के आखिरी दिन नहीं हो सकते, क्योंकि ये पहले दिन है। मंडे हमारा पहला दिन भी है और मंडे हमारा आखिरी दिन है, इसलिए ये दोनों जगह जा सकता है, कोई बात नहीं है। और किसी भी सेंचुरी के पहले दिन कौन कौन से नहीं हो सकते, FWS, यानी फ्राइडे, वेडनेसडे और संडे। बात समझ गए? तो इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर हम बात करें आपसे कि जरा बताओ कि हम लोग किस सेंचुरी में हैं, तो आप बोलोगे हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं। 21वीं सेंचुरी में कैसे? क्योंकि हम लोग चल रहे हैं 2024 में, 2024 में। और 2024 का मतलब क्या है, अगर हम इससे 24 हटा दें तो बचेगा क्या, 2000। और 2000 कौन सी शताब्दी थी, 2000 थी हमारी 20वीं शताब्दी। और जब हम 20वीं शताब्दी से आगे बढ़ गए 2001, मतलब कि हम 21वीं शताब्दी में एंटर कर गए। जैसे आप मैच देखते हो ना, तो उसमें क्या होता है, 3.2 ओवर, यानी कि तीसरी ओवर कंप्लीट हो चुकी है, चौथे ओवर की दूसरी बॉल है। बात आप समझ रहे हो ना? तो वही चीज है यहाँ पे कि 2024 का मतलब क्या है, कि हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। और देखो हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, और 21वीं शताब्दी किसके बराबर होगी, बताओ जरा। 21वीं शताब्दी किसके बराबर होगी, 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी को अगर 400 के मल्टीपल में तोड़ोगे तो 2000 तक तो 400 का भाग चला जाएगा, बचेगा 100। और 100 का मतलब क्या होगा, 100 का मतलब होगा ये पहली शताब्दी। तो यानी जो हमारी 21वीं शताब्दी है वो किस शताब्दी के बराबर है, पहली शताब्दी के बराबर है। इसमें ऑड डेज बचेगा 5, यानी इसका आखिरी दिन क्या होगा, फ्राइडे होगा। इसका आखिरी दिन जो 21वीं शताब्दी का आखिरी दिन होगा फ्राइडे होगा, और इसका पहला दिन रहा होगा वो हो रहा होगा मंडे। यानी कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन रहा होगा, मंडे रहा होगा। ये आप कैलेंडर में देख भी सकते हो कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था, तो क्या आएगा, मंडे ही आएगा। बात आप समझ गए? अगर इसी तरीके से हम बात करें कि भाई ये बताओ जरा 17वीं शताब्दी किसके बराबर होगी, ये बताओ जरा 17वीं शताब्दी किसके बराबर होगी। तो 17वीं शताब्दी को हम कैसे लिखते हैं भाई, 17वीं शताब्दी को हम क्या लिखेंगे भाई, 1600 पूरी हो चुकी है, अगर हम इसको लिखेंगे 1602 तो ये 17वीं शताब्दी है। क्यों? क्योंकि इसके पहले 1600 पूरे हो चुके हैं, क्या है, ये 1600 कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। हम 1602 यानी हम 17वीं शताब्दी में क्या हो गए हैं, इंटर हो गए हैं। और 17वीं शताब्दी अगर हम देखें, ठीक है, 17वीं शताब्दी किसके बराबर होगी, तो आप देखोगे 1600 तक 400 का भाग जाएगा, बचेगा 100। तो 17वीं शताब्दी भी पहली शताब्दी के बराबर ही होगी। अगर हम बोले 18वीं शताब्दी, तो 18वीं शताब्दी को हम कैसे लिखेंगे, 1701 या 1702, कुछ भी 1700 से जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे वो 18वीं शताब्दी हो जाएगी। तो जब हम 400 का भाग देंगे तो क्या होगा, 1700 तक 1600 तक तो जाएगा, बचेगा 200। 200 का मतलब दूसरी शताब्दी, यानी 18वीं शताब्दी का कैलेंडर दूसरी शताब्दी के बराबर होगा। बात आप समझ रहे हो ना अच्छे से, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई होगी। हमें 400 का मल्टीपल देखना है ना। 400 का मल्टीपल अगर किसी में भाग नहीं जाएगा तो 100 बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो 200 बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो 300 बचेगा, बस यही है, ठीक है। और 100 में 8 डेज होते हैं 5, 200 में 8 डेज होते हैं 3, इसमें होते हैं 1। और जो 400 का मल्टीपल होगा उसमें 8 डेज होंगे 0। बात आप समझ गए, बस इन्हीं में हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है यहाँ से। बस हमें शताब्दी के पहले दिन और शताब्दी के आखिरी दिन ही हमें बताने थे, जो कि हमने निकाल लिए। शताब्दी के आखिरी दिन क्या क्या नहीं हो सकते, TTS। TTS का मतलब क्या है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ये हमारे शताब्दी के आखिरी दिन नहीं हो सकते। और शताब्दी के पहले दिन क्या नहीं हो सकते, FWS, यानी कि फ्राइडे, वेडनेसडे और संडे। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो आपको बताया गया है कि TTS, और एस का मतलब यहाँ पे सैटरडे है। एस का मतलब यहाँ पे क्या है, एस का मतलब सैटरडे है। तो देखो यहाँ पे जो एस आया ये संडे है, ये तो हो सकता है आखिरी दिन, बस ये ट्यूसडे नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा,
ट्यूसडे सही होगा कि ये किसी शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है? तो प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता है भाई? फ्राइडे, ठीक है, वेडनेसडे और संडे, ठीक है, फ्राइडे, वेडनेसडे और संडे। तो यहाँ पे हमारा संडे है, तो संडे हमारा सही होगा कि किसी भी शताब्दी का पहला दिन क्या नहीं हो सकता? संडे नहीं हो सकता। मतलब कि FWS का मतलब क्या था? फ्राइडे, वेडनेसडे और संडे, ये शताब्दी के पहले दिन नहीं हो सकते हैं। बात आप समझ गए ना? चलिए अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बात समझ गए? जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको सभी कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे मेरे भाई। तो आपको ये एक नया कॉन्सेप्ट आप आज बताया गया कि शताब्दी का पहला दिन और शताब्दी का आखिरी दिन, जिससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें थोड़ा सा बदलाव है। अंकिता अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 रविवार को मनाती है। क्या बोला है कि 6 मार्च 2004 और रविवार को मनाती है। कब मनाती है वो? रविवार को मनाती है। तो अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को फिर से कब मनाएगी? अब देखो उससे ये नहीं बोला है कि अगला जन्मदिन वो 6 मार्च 2004 रविवार को कब मनाएगी, उसने बोला है अगला जन्मदिन जो है वो रविवार को कब मनाएगी, मतलब सेम दिन कब मनाएगी। तो अब देखो यहाँ पे ऐसा मत बोलना कि ये लीप ईयर है 2004 है तो ये 28 साल बाद आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि भाई वो पूरा पूरा कैलेंडर नहीं पूछ रहा है तुमसे। हमने क्या बताया था कि जब भी पूरा पूरा कैलेंडर होगा ना तो वो 28 साल बाद रिपीट होगा लीप ईयर का, लेकिन कोई पर्टिकुलर दिन की बात ये कर रहा है। और किस दिन की बात कर रहा है? रविवार को। अगर मान लो कि जैसे आपका जन्मदिन इस साल जिस दिन पड़ रहा है, जैसे मान लो कि आपका जन्मदिन 6 मार्च 2024 को रविवार को पड़ा, तो अब अगली बार रविवार को कब पड़ेगा वो ये पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि पूरा पूरा कैलेंडर सेम बताओ। पूरा पूरा कैलेंडर सेम होने के लिए नॉर्मल ईयर के लिए 11 साल या फिर 6 साल, लीप ईयर के लिए 28 साल, ठीक है। ये बात किसके लिए है? ये बात है पूरा पूरा कैलेंडर सेम होने के लिए, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरा कैलेंडर सेम होने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि अगर वो 6 मार्च 2004 रविवार को अपना जन्मदिन मनाती है तो अगली बार वो अपना जन्मदिन रविवार को कब मनाएगी मेरे भाई? तो आपको ये बताना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनमें से ऑड डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ऑड डेज क्या करने पड़ेंगे मेरे भाई? ऑड डेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपके सामने क्या हो जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा कि वो अपना जो है जन्मदिन कब मनाएगी, ठीक है। बोलो, तो आप क्या करोगे? ऑड डेज कैलकुलेट करोगे तो 2004 है और 2008 है, कितने साल की गैपिंग है? 4 साल की गैपिंग है। लीप ईयर कौन सा आएगा? लीप ईयर 4 नहीं होगा क्योंकि 6 मार्च दिया हुआ है, ठीक है। फरवरी को हम नहीं काउंट कर रहे हैं, इसलिए 2004 लीप ईयर नहीं होगा। 4 के बाद ठीक 4 साल बाद 2008 लीप ईयर होगा, क्योंकि मार्च तक हम जाएंगे तो एक ही लीप ईयर होगा, 5 आएगा। यहाँ पे हमारे ऑड डेज 0 नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और हम फिर 2009 को देखेंगे तो यहाँ पे 5 साल की गैपिंग है। लीप ईयर कितना आएगा? 2008 आएगा। तो यहाँ पे 6 आ रहा है, ऑड डेज 0 नहीं आ रहा, इसलिए ये भी गलत है। 2010 को अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 साल की गैपिंग है, प्लस एक लीप ईयर आएगा जो कि 2008 है। यहाँ पे आ गया 7, 7 में 7 का भाग दोगे रिमाइंडर आएगा 0, यानी कि 2010 में क्या करेगी? वो अपना जन्मदिन रविवार को मनाएगी। क्या करेगी? जो 6 मार्च 2004 को रविवार था, और आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 6 मार्च 2010 को भी रविवार ही आएगा, ठीक है। बात आप समझ गए? तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर दिन काउंट करना था, तो पर्टिकुलर दिन कितने साल बाद रिपीट हुआ? तो आपको पता चला कि पर्टिकुलर दिन जो है वो हमारा कितने साल बाद रिपीट हो गया? वो हमारा रिपीट हो गया 6 साल बाद। तो आप एक चीज ये भी ध्यान रखना कि कोई पर्टिकुलर दिन रिपीट होने में 6 साल लगते हैं। समझ गए बात को? ठीक है, यहाँ पे हमसे पर्टिकुलर दिन पूछा था, इसलिए हमने क्या किया? हमें इनका बेसिक करना पड़ा। ऑड डेज 0 हमें काउंट करने पड़े, तो हमें मिला 2010 जिसके ऑड डेज 0 थे।
तो ये सही होगा, है ना। हमें पूछा होता कि पूरा पूरा कैलेंडर बताओ तो हम 11 साल 6 साल वाली ट्रिक लगा लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करो भाई, जरा देखो, पढ़ो। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। कपिल कृष्णा से कितने दिन बड़ा है? कपिल जो है वो कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, ठीक है। जबकि सुरेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है, ठीक है। यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ है, अब देखो हमें दिया है रविवार, वो भी किसके लिए दिया है? सुदेश के लिए। सुदेश कब पैदा हुआ है? सुदेश पैदा हुआ है रविवार को। तो सबसे पहले हमें दिन देखना होता है किसका दिया, तो सुदेश का दिया था, हमने इस बात को लिख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे सुदेश का संबंध किसके साथ है, क्योंकि हमें सुदेश का दिन पता है। फिर देखो हम सुदेश का अगर संबंध देखेंगे तो यहाँ पे दिया है सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। यानी 60 सप्ताह मतलब क्या होता है, आपको बताया गया था कि जब भी सप्ताह देगा तो सप्ताह में जो विषम दिन होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। यानी कि जिस दिन सुदेश पैदा हुआ था उसी दिन कपिल भी पैदा हुआ था। बात आप समझ गए? तो कपिल भी हमारा कब पैदा होगा? कपिल भी जो होगा वो रविवार को ही पैदा होगा। बात आप समझे कि नहीं? 60 सप्ताह, जब भी सप्ताह की बात करता है तो विषम दिन हमेशा 0 ही आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भाई सप्ताह 0 है, ऑड डेज 0 है, यानी सुदेश भी रविवार को तो कपिल भी रविवार को पैदा होगा। अब कपिल का संबंध कृष्णा के साथ दिया हुआ है कि कपिल कृष्णा से 365 दिन पड़ा है और 365 दिन में एक ऑड डेज बचता है। क्या बचता है? एक ऑड डेज बचता है। देखो तो कपिल तो हमारा रविवार को पैदा हुआ है और कपिल क्या है? कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है? कपिल बड़ा है। तो एक चीज जरा बताओ, कौन बड़ा होता है कैलेंडर के हिसाब से? देखो आप मोटा सा समझो कि जो 2004 में पैदा हुआ होगा और कोई बंदा 2008 में पैदा हुआ है, तो इनमें से कौन बड़ा है? जो कैलेंडर में पहले पैदा हुआ है वो बड़ा है, ठीक है। बात आप समझ गए? और जो कैलेंडर में आगे पैदा होता है, बाद में पैदा होता है, वो छोटा होता है। जो आपका छोटा भाई होगा वो क्या होगा? जैसे आप 2004 में पैदा हुए, वो 2008 में पैदा हुआ, यानी वो आपसे छोटा है क्योंकि वो कैलेंडर में आगे पैदा हुआ है। जो कैलेंडर में पीछे पैदा होगा वो आपसे बड़ा होगा, ठीक है। जैसे आप अपने पापा की डेट ऑफ बर्थ देखोगे तो 1900 कुछ होगी, है ना। वो आपसे कैलेंडर में पहले पैदा हुए इसलिए वो आपसे बड़े हैं। तो कौन यहाँ पे बड़ा है? कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है और 365 में ऑड डेज आता है 1, यानी एक का जो है एक का लफड़ा फंस रहा है। तो कौन बड़ा है? कपिल बड़ा है। तो कपिल एक दिन पहले पैदा होगा और कृष्णा एक दिन बाद पैदा होगा। तो अगर कपिल रविवार को पैदा हुआ है तो कृष्णा सोमवार को पैदा होगा, तभी तो कपिल बड़ा होगा, है ना। कपिल जब रविवार को पैदा होगा, ठीक है, और कृष्णा जो है वो सोमवार को पैदा होगा, तभी तो एक दिन बड़ा हुआ। हमें यहाँ पे दिन बताना था, कौन से दिन पैदा हुआ, ये नहीं बताना था कितने साल बड़ा है। तो दिन हमें कैसे पता चलते हैं? आपको पता है कि 7 की साइकिल चलती है, जो भी विषम दिन बचेगा उसी के हिसाब से बदलाव होगा। तो हमें पता चला विषम दिन एक बचा और कपिल बड़ा है एक दिन, तो कपिल रविवार को पैदा हुआ है तो ये सोमवार को पैदा होगा। अगर बोलता कृष्णा बड़ा है तो फिर कृष्णा शनिवार को पैदा होता, तब बड़ा होता। कैलेंडर में हम जितना पीछे जाएंगे वो उतना ही बड़ा हो। बात आप समझ गए? ठीक है भाई, तो ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई क्वेश्चन तो आज हमारे पास यहीं तक है, 49 ही क्वेश्चन है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन ले आते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। चलिए, और क्वेश्चन कहाँ है भाई? चलिए, और क्वेश्चन आपको करा देते हैं जो हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, इसलिए वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था क्या? चलो, आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या है आज। अब देखो यहाँ पे हम एक नए लास्ट में पढ़ गए हैं, हम लोग एकदम लास्ट में पहुंच गए। लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का कि 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। आपसे इसने डायरेक्ट पूछा है कि 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। तो इसका एक बेसिक सा तरीका है जो आपको बता दिया जाए कि जैसे आपसे पूछा है कि 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, तो आप पहले 10 अगस्त तक के ऑड डेज काउंट करो। तो 10 अगस्त तक के ऑड डेज कैसे काउंट करोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, और अगस्त में हम लिखते हैं दी हुई तारीख, तो अगस्त की दी हुई तारीख है 10, ठीक है। जनवरी है हमारा 31 का, 31 का मतलब होता है 3 ऑड डेज, और 2020 की फरवरी है यानी लीप ईयर की है तो फरवरी 1 होगी। मार्च हमारा, मार्च का कोड 3 है, और अप्रैल में हमारे ऑड डेज बचते हैं 2, ठीक है। मई में ऑड डेज बचते हैं 3, जून में ऑड डेज बचते हैं 2, जुलाई में ऑड डेज बचते हैं 3, है ना। यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिन निकालने के लिए कोई भी कोड याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत आपको नहीं है, बस विषम दिन का सारा खेल है। कोई यहाँ पे ये नहीं याद करना कि भाई 12 का वर्ग 144, है ना, फिर उसमें ये करो वो करो, कुछ नहीं याद करना है। बस आपको विषम दिन याद रखने हैं कि जनवरी हमारा 31 था, 7 से भाग देने पर हमारे पास रिमाइंडर 3 बचेगा। मार्च हमारा 30 का था, 7 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर 2 बचेगा, बस वही, सॉरी ये 31 का होता है ना। अप्रैल हमारा 30 का था, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 बचे, बस। जो महीना 30 का उसमें रिमाइंडर 2, जो महीना 31 का उसमें रिमाइंडर 1। बात आप समझ गए। चलिए यहां तक के दिन काउंट करो, ये 7 से बड़ा है, 7 का भाग दोगे रिमाइंडर 3 बचे। इन सभी को जोड़ देते हैं, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, 14 और 3 हो जाएगा 17, 17 और 3 हो जाएगा 21, 21 में अगर आप 7 का भाग देते हो तो 8 डेज बचा 0, यानी मंथ से हमें 8 डेज मिल गए 0। मंथ से हमें क्या मिल गए, मंथ से हमें मिल गए 8 डेज 0। बात आप समझ गए क्या, ठीक है। चलिए अब देखो जरा हम क्या करेंगे कि हम देखो 10 अगस्त 2020, ध्यान से समझना, हम 10 अगस्त 2020 पे हैं, तो हमने 10 अगस्त के दिन तो काउंट कर लिए, 10 अगस्त 2020 के दिन हमने काउंट कर लिए। अब हमें दिन काउंट करने हैं, वो हमें काउंट करने हैं 2019 तक, बस ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जब भी डायरेक्ट पूछा हो तो जो भी ईयर दिया होता है उससे हम एक साल कम कर लेते हैं। 2020 दिया तो हमने 2019 कर लिया, क्यों, क्योंकि 2020 में हम अगस्त तक ही पहुंचे हैं और अगस्त के 8 डेज हमने यहाँ पे काउंट कर लिए, यानी 2020 का काम खत्म हो गया। अब पीछे बचा 19 तक, तो 19 तक के 8 डेज हम यहाँ काउंट कर लेंगे। और इसको हम लोग करते कैसे हैं, जरा ध्यान से समझना। हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम इसको 2000 में तोड़ दें, ठीक है। उसके बाद बचा कितना 19। अब देखो 2000 में ऑड डेज कितने आते हैं, आपको अभी इसीलिए बताया गया था कि 400 में ऑड डेज 0, और ये 400 का मल्टीपल है, 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसलिए इसमें बचेंगे ऑड डेज 0। 19 साल में कितने ऑड डेज, 19 साल में कितने होंगे, कितने लीप ईयर होंगे। अब देखो हमें ईयर के ऑड डेज काउंट करने होते हैं ना, तो ईयर प्लस लीप ईयर होता है, ईयर प्लस लीप ईयर होता है। और जो हमने यहाँ पे निकाले हैं, ध्यान से समझना जरा, थोड़ा सा गहराई की बात है, जरा यहाँ पे समझना। हमने जो ये निकाले हैं, ये जो हमने ऑड डेज निकाले हैं, हमने कैसे निकाले हैं, ईयर प्लस लीप ईयर। बात आप समझ गए, ईयर प्लस लीप ईयर। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या है, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे ईयर प्लस लीप ईयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ईयर प्लस लीप ईयर करके ऑलरेडी निकाल रखा है कि 100 साल में 5 लीप ईयर, 200 साल में 100 साल में 5 ऑड डेज, ठीक है, ये हमने कर रखा है आराम से, ठीक है। बात आप समझ गए। चलिए तो इसमें ऑड डेज कितने आ गए, 0 आ गए। अब इसमें ऑड डेज कैसे निकालेंगे, ईयर प्लस लीप ईयर। तो इसमें लीप ईयर कितने आएंगे, लीप ईयर पता लगाने के लिए 4 का भाग देंगे। 4 का भाग यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 4 का भाग जाएगा यहाँ पे 4 चौके 16, ठीक है, 4 बार जाएगा। ईयर कितने हैं, 19 है, भाग कितनी बार गया है, 4 बार, यानी लीप ईयर 4 होंगे। 19 और 4 कितना होगा आपके पास, 19 और 4 होगा 23, 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा 2, और 2 का मतलब होता है मंगलवार, 2 का मतलब होता है मंगलवार। यानी कि आपको पता चल गया कि 10 अगस्त 2020 को क्या था, 10 अगस्त 2020 को मंगलवार था। तो आप बोलोगे कि भाई डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कैसे हमने निकाला, आपको फिर से बता दें कि ये जो 2020 दिया होता है इसमें हम एक साल कम कर लेते हैं 2019, और इनके ऑड डेज हम अलग काउंट करेंगे। हमने ऑड डेज अलग काउंट किया तो 0 मिला, हमें 0 विषम दिन मिले। हमें क्या मिले, हमें मिले हैं यहाँ पे 0 विषम दिन। और हमने यहाँ पे ऑड डेज कैसे काउंट करेंगे, भाई इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, एक तो हम तोड़ लेंगे 2000 में, दूसरा 19 में। तो इसके ऑड डेज तो हमने काउंट कर रखे हैं ईयर प्लस लीप ईयर से,
2000 क्या होगा, 400 का मल्टीपल होगा, और 400 में ऑड डेज 0 होते हैं, उसमें हमने ईयर प्लस लीप ईयर करके ही काउंट किया था, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 0। ऑड डेज कितने, 0। अब इसमें जब हम ऑड डेज काउंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ईयर प्लस लीप ईयर। तो ये कितने ईयर है, ये 19 है। लीप ईयर कितने आएंगे 19 साल में, तो जब भी डायरेक्ट किसी साल में लीप ईयर पूछता है तो हम 4 का भाग दे देते हैं। 4 का भाग जितनी बार जाएगा उतने ही लीप ईयर, तो 4 का भाग यहाँ पे 4 बार जाएगा तो 4 लीप ईयर, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो 19 और 4 आपके पास हो जाएगा 23। 23 में 7 का भाग दोगे ऑड डेज निकालने के लिए, ऑड डेज निकालने के लिए हम 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, और 2 का मतलब हो जाता है मंगलवार, क्योंकि कैलेंडर का दूसरा दिन क्या था, कैलेंडर का दूसरा दिन था मंगलवार, तो हमारा डायरेक्ट सही हो जाएगा ट्यूसडे। बात समझ गए, चलिए नहीं आया कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन में आ जाएगा। अभी और क्वेश्चन है, और ये इससे आपको प्रूफ भी हो जाएगा ये ट्रिक कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। और ये आपके जीके का भी क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए तो हम इसको निकालते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो देखो भाई 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मंथ के ऑड डेज काउंट करने हैं। मंथ के ऑड डेज आप काउंट करोगे तो क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में दी हुई तारीख 15। 15 में 7 का भाग दोगे ऑड डेज बचेगा 1, ठीक है। फरवरी में ऑड डेज होते हैं 3, और 1947 एक नॉर्मल ईयर है इसलिए यहाँ पे होगा ऑड डेज 0। फिर यहाँ पे 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त का 1 दिया हुआ है। इनको जोड़ दो, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और 2 हो जाएगा 13, 13 3 16 1 17। 17 में आप 7 का भाग दोगे, 7 दूनी 14, बचा ऑड डेज 3। यानी हमें मंथ से ऑड डेज मिले कितने, 3। मंथ से हमें ऑड डेज मिल गए हैं 3। बात आप समझ गए। अब देखो ये 1947 बचा है, इसको हम एक कम लेंगे, 1946 लेंगे। 1946 को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। आप चाहो तो इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो, आप तोड़ सकते हो इसको 1600, 400 के मल्टीपल में तोड़ सकते हो। 400 का मल्टीपल आएगा 1600, और 1600 के बाद बचेगा 300। 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1600 400 का मल्टीपल है तो ऑड डेज 0, 300 में ऑड डेज होते हैं आपको पता है 1। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप करना चाहो तो इतने स्टेप ना बढ़ाने से बढ़िया आप सीधे लिख दो इसको 1900 और इधर लिख दो 46। 1900 में जब आप 400 का भाग दोगे तो 1600 तक जाएगा, आपको पता है कितना बचेगा 300, 300 बचेगा, और 300 में ऑड डेज होता है 1, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब जब आप इसके ऑड डेज काउंट करोगे तो कैसे करोगे, ईयर प्लस लीप ईयर। तो इसमें कितने ईयर है, लीप ईयर होंगे, हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग कितनी बार जाएगा, अगर आप 4 का भाग देते हो तो 10 चौके 40, 11 चौके 44, 11 बार जाएगा तो 11 लीप ईयर। तो यहाँ पे आप 11 कर दो तो 6 1 7, 4 1 5, 57, 57 में 7 का भाग दोगे 7 सते 49 आएगा। 7 का भाग दोगे कितना आएगा, 7 सते 49, 8 सते 56, 8 बार चला जाएगा, बचेगा 1। तो एक ऑड डेज हमें यहां से मिला, एक ऑड डेज हमें यहां से मिला, टोटल कितने हुए 2 विषम दिन। 2 विषम दिन हमें यहां से मिले, और यहां से हमें मिले 3। तो कुल विषम दिन कितने हो गए, कुल विषम दिन, कुल विषम दिन हमारे पास हुए 3 + 2 = 5। और 5 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 5 का मतलब होता है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। बताओ, बात आप समझ गए। 5 का मतलब होता है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। जिन्हें ये नहीं समझ में आया एक बार फिर से करिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो कल अभी और क्वेश्चन है आपको और कराएंगे, अभी इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है, इसको आप निकालना और बताना कल, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। जिन्हें भी ये क्लास अच्छी लगी भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।